अस्सलाम वालेकुम। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम बात करने लगे जिसका नाम है हमारे पास वैलेंसी। अब वैलेंसी की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। वैलेंसी हम क्या देते हैं कि जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in last shell of any atom। हमने कहा कि वैलेंसी हम किसे क्या देते हैं कि जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अब ज़रा इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमें पहले समझना लाजमी है कि जी सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो यहाँ है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं और लास्ट शेल में हो तो वैलेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, अब ज़रा उस पर बात करते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से यहाँ मुराद है हमारे पास कि ये तो जी हो गए हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक साथ हैं। पेयर हम जानते हैं किसे कहते हैं कि कोई भी दो ऐसी चीज़ें जो एक साथ हों उसे हम क्या नाम दे देते हैं जी, पेयर का नाम दे देते हैं। ये क्या है हमारे पास पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ये क्या होगा हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको अलग अलग से लिखूं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ये क्या हो गया हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मैंने एग्जाम्पल से दिखाया। अब मैं कहाँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। अनपेयर्ड से मुराद क्या हो जाएगा, यहाँ तो दो हैं, अगर एक यहाँ से कम हो जाए तो वो क्या लफ्ज़ बन जाएगा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन, या हम कहें अभी मैं आपको एक एटम की और एग्जांपल दे देता हूँ। दैट सपोज जैसे कि मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, और जैसा कि हम जानते हैं कि उसके पहले शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को नाम क्या दे देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है जी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ सिंपल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो ये बीच में डेंस बॉडी है इसको मैं नाम दे देता हूँ जी न्यूक्लियस। सही। और ये जो ब्लू सा हमारे पास एक सर्कल दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं इसका नाम क्या हो गया हमारे पास शेल। शेल कह लीजिए, एनर्जी लेवल कह लीजिए, या तो ऑर्बिट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो शेल कहें, एनर्जी लेवल कहें या ऑर्बिट कहें, एक ही बात है। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल आपको समझ आ गई कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में किसे कहूँगा, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो किसी भी लास्ट शेल में। हाइड्रोजन का पहला शेल ही उसका लास्ट शेल होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं कि वैलेंसी के और अगर मेरे पास मैं डेफिनेशन लिखूं तो मेरे पास और क्या हो सकती है, और करके मैं लिख देता हूँ। क्या लिख सकते हैं, हम कह देते हैं आपसे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल ऑफ एनी एटम। अब वैलेंसी के बाद हम बात करें कि वैलेंसी टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन में आपको एक और बता रहा था कि ट्रांसफेरेंस ऑफ unpaired electron
transference of unpaired electron to complete outermost shell, to complete outermost shell. अब outermost shell को complete करने से जो मुराद है हमारे पास, हमने कहा हर शेल की एक कैपेसिटी होती है, हर शेल की एक कैपेसिटी होती है। पहले तो इस डेफिनेशन में जो एक लफ्ज़ हमने इस्तेमाल करा है कि ट्रांसफेरेंस किस चीज़ की होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफेरेंस होगी। क्यों होगी ट्रांसफेरेंस? ताकि वो क्या कंप्लीट कर ले अपना आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने से होगा क्या, इसको वो ट्रांसफेरेंस कर रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल से। अब हो क्या रहा है, इससे इसको मिलेगा क्या, टू अक्वायर और अक्वायर की जगह आप देख सकते हैं जी अटेन, और आप अचीव भी ले सकते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपसे कह दिया कि जी यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल ऑफ एनी एटम, के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों किसी भी लास्ट शेल में, उसको नाम क्या दे दिया मैंने, वैलेंसी। और मजीद मैं आपसे बात करूँ कि वैलेंसी किसे कह देते हैं, तो मैंने और लिख के एक और डेफिनेशन आपके पास लिख दी कि ट्रांसफेरेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल टू एक्वायर या अटेन या अचीव, आप जो भी कह लीजिए, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हम वीडियो के लास्ट तक समझ जाएंगे कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में किसे कह देता हूँ कि जी हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं हम जानते हैं कि हमारे पास 8 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। पीरियड हमारे पास 7 हैं, ग्रुप्स हमारे पास पीरियड 7 हैं, और ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं जी, 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड हैं। यहाँ तक आई होप आपने लिख दिया हो, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देन मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास हम जानते हैं कि जी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं हमारे पास, वर्टिकल लाइंस को मैं कुछ नाम दे देता हूं, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं और वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? अब हम इस पे बात करें तो हम कह देते हैं आपसे कि जी वर्टिकल लाइंस बताती हैं आपको ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको बता देती हैं पीरियड्स। वर्टिकल लाइंस समझाती हैं ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस बताती हैं आपको पीरियड्स। अब ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास ग्रुप्स की जो तादाद है वो है 7 ग्रुप्स हैं, और 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। 8 ग्रुप्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स। आई होप यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं कह देता हूँ कि जी वैलेंसी किसे कहा मैंने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने कहा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को नाम क्या दे दिया मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो किसी भी लास्ट शेल के अंदर, किसी भी लास्ट शेल में और किसी भी एटम के अंदर। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि ट्रांसफेरेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ट्रांसफेरेंस किस वजह से हो रही है कि वो कंप्लीट कर ले अपना आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट क्यों कर रहा है, ताकि उसको क्या चीज़ मिल जाए, वो क्या चीज़ अटेन कर ले, वो अटेन कर ले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या चीज़ अटेन कर रहा है हमारे पास, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप यहाँ तक हमारा क्लियर है। देन मैंने आपसे कहा कि जी वर्टिकल लाइंस जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास होती हैं
वर्टिकल लाइंस बता रही होती हैं ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस बता रही होती हैं पीरियड। ग्रुप्स की तादाद कितनी है मेरे पास 8, पीरियड की तादाद कितनी है मेरे पास 7, जी 7 पीरियड्स हैं और 8 मेरे पास ग्रुप्स हैं। देन मैं आपसे कह देता हूं कि जी अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो डिवाइड है वो है 2 किस्म की एलिमेंट्स के। पीरियोडिक टेबल हमारे पास डिवाइड है 2 किस्म के एलिमेंट्स में, एक है हमारे पास ए ग्रुप, एक है हमारे पास बी ग्रुप। ए ग्रुप एलिमेंट्स एंड बी ग्रुप एलिमेंट्स। ए ग्रुप एलिमेंट्स एंड बी ग्रुप एलिमेंट्स की हम बात करें तो पहले हम देखेंगे ए ग्रुप को। मजीद अगर ज़रूरत पड़ी, आई होप कि यहाँ तक हमारी बात ए में ही क्लियर हो जाएगी, बी तक हमें पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करते हैं पहले ए को देखेंगे, अगर बात क्लियर नहीं हुई फिर हम बी की तरफ चलेंगे। पहले ए को देख लें। तो हमने कहा आपसे तो सबसे पहला ग्रुप है, सबसे पहले ग्रुप का हमारे पास नाम है फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप। अब फर्स्ट ए है, इसका नाम फर्स्ट ए क्यों रखा गया है, अब इस पे बात कर लेते हैं कि जी इसको फर्स्ट ए कहने की क्या ज़रूरत आई। फर्स्ट ए ग्रुप है तो इसके कुछ एलिमेंट्स भी हमारे पास होंगे, जाहिर बात है। शुरू तो ये हाइड्रोजन से हो रहा है फर्स्ट ए ग्रुप, बट इसका जो नाम है, जो इसको फैमिली के नाम से पुकारा जाता है, वो है लिथियम फैमिली। शुरू तो ये हाइड्रोजन से हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सही। फर्स्ट ए ग्रुप में हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट हाइड्रोजन है और जो लास्ट एलिमेंट तक हमारे पास चलते आ रहे हैं उन सब में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है लास्ट शेल के अंदर। लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इनके वैलेंस शेल में, इसलिए इनका नाम क्या पड़ेगा जी फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे possess one electron in their last shell। हम जैसा कि जानते हैं हमारे पास शेल एक के है, एल, एम, एन ओ। यह हमारे पास शेल की तादाद है, के शेल, एल शेल, एम, एन ओ शेल। अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है वो भी हमें पता है कि जी के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जानते हैं। एल की, एम की, एन की, एंड ओ की भी हमें कैपेसिटी मालूम है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में 8, 18, 32, देन 50 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहेंगे सर ये पता कैसे चला, ये पता ऐसा चला कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर एक फॉर्मूला है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि जी किसी भी शेल के, किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या किसी भी खास शेल की हमारे पास कैपेसिटी कितनी होगी। मैंने ये लाइन बोली कि लास्ट शेल में कितने होंगे, हमने कहा किसी भी शेल की कैपेसिटी कितनी है वो हम मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। लेट्स सपोज मैं आपको एक शेल की करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ट्राई कर सकते हैं। तो पहले शेल की तो बहुत आसान है, हम मालूम करते हैं ओ शेल की। अब ये ओ कौन सा शेल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां शेल है मेरे पास। तो मैंने कहा 2 तो एक कॉन्स्टेंट नंबर है। एन क्या चीज़ है, एन है मेरे पास नंबर, एन क्या बताता है जी, नंबर ऑफ
शेल है n मेरे पास, तो n हो जाता है मेरे पास जी नंबर ऑफ शेल। तो हमने कहा मैं 5वें शेल की बात कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर निकाला, मेरे पास हो गया 25 और ये हो गया मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आप n की भी निकाल लीजिए, n l n k की भी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ऐसा कोई है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ तक आई होप कि हमारा मसला क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। हमने क्या कहा, फर्स्ट ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका नाम क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट ए ग्रुप। अब फर्स्ट ए ग्रुप की जहाँ तक, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो मैंने आपसे बात करी कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स। अब 8वें ग्रुप की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला ग्रुप है, उसका नाम है जी फर्स्ट ए ग्रुप। अब फर्स्ट ए ग्रुप है, देन हमारे पास सेकंड ए ग्रुप है, फिर थर्ड ए ग्रुप है हमारे पास, थर्ड ए ग्रुप, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ ए ग्रुप। पहले इन 4 की बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस आई थिंक मैंने कम दे दिया है, तो बात समझने में मुश्किल है। अगर एक लाइन से ज़्यादा की बात हुई तो थोड़ा सा हो सकता है हमें मुश्किल पेश है, थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखते हैं ताकि बात वाज़ेह हो। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप। अभी 4 ग्रुप की पहले बात करेंगे, नेक्स्ट 4 की हम आपसे बाद में बात करेंगे। अब जो शुरू की 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम कह देते हैं कि जी फर्स्ट ए को फर्स्ट ए क्यों कहा जा रहा है। हमने आपसे कह दिया कि इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है लास्ट शेल में वो कितनी है हमारे पास। फर्स्ट शेल की तादाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि फर्स्ट शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो है हमारे पास 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है फर्स्ट शेल में हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1। सेकंड शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 2। थर्ड ए ग्रुप में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कितनी होगी हमारे पास, 3। और जी फोर्थ ए ग्रुप में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास। फर्स्ट ए में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2, थर्ड में 3 एंड देन हमारे पास फोर्थ में 4। अब ये हम यहाँ तक अपनी बात क्लियर कर चुके। अब नेक्स्ट बात जो हम करने लगे हैं वो है हमारे पास पहली डेफिनेशन हमारी यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारी डेफिनेशन फर्स्ट वाली क्लियर हो गई। अब बात आती है सेकंड डेफिनेशन के जो पहला लफ्ज़ है, सेकंड डेफिनेशन का जो मेरे पास पहला लफ्ज़ है उसकी अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसफेरेंस एक पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है हमारे पास। क्या लफ्ज़ है कि पहला लफ्ज़ हमारे पास ट्रांसफेरेंस। अब ट्रांसफेरेंस जो लफ्ज़ है इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ट्रांसफ़र होने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं कि या तो लूज हो रहा हो या तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन हो रहा हो। हमने क्या कहा आपसे कि ट्रांसफेरेंस जो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है इसको अगर हम देखें पहले समझ लें तो ट्रांसफेरेंस से क्या मुराद है। हमने कहा कि एटम के पास 3 चॉइसेस होती हैं। एटम के पास कितनी चॉइसेस होती हैं हमारे, 3 चॉइस हैं। या तो मैं कहूँ आपसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे। अब ट्रांसफ़र करे तो या तो लूज करे या तो गेन करे, लूज करे या गेन करे। नेक्स्ट जो चॉइस है और ये लास्ट चॉइस होती है एटम के पास वो है शेयरिंग। या तो आप लूज करो या गेन करो या तो आप शेयर कर लो। क्या क्या कहा मैंने
पहली चॉइस है हमारे पास कि जी या तो आप लूज करो इलेक्ट्रॉन को, या तो आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर लो, या तो आप इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो। ये तीन चॉइसें होती हैं। यहाँ शेयरिंग की बात तो नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ किन दो चीज़ों की बात करेंगे हम, या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या सिर्फ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी हमारे पास। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे किन ग्रुप्स में लूजिंग होगी और किन ग्रुप्स में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। यहाँ तक आई होप हमारा मतलब क्लियर हो चुका है। अब मैंने कहा आपसे कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप है, जाहिरी बात है कि जी ये हमारे पास मेटल है। सेकंड ए ग्रुप को भी हम मेटल कह देते हैं, सही। हम आपसे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा। हम आपसे कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। फर्स्ट ए ग्रुप अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो इसके वैलेंस शेल में मौजूद है ये लूज करेगा। कैसे लूज करेगा ये हम देख लेते हैं जरा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सही। अब सेकंड ए ग्रुप की बात करूं तो ये गेन करेगा या लूज करेगा, तो सेकंड ए ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही करेगा, सही है। अब थर्ड ए ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही करेगा। अब बात आती है जी फोर्थ ए ग्रुप की। इसकी मर्जी है या तो ये गेन कर ले या तो फिर ये भाई साहब लूज कर ले। तो इनकी मर्जी है कि ये लूज करते हैं या गेन करते हैं, वो इनकी अपनी चॉइस है। क्या कहा मैंने, या तो ये गेन करेंगे या तो ये लूज करेंगे। ये किसकी चॉइस है, ये इनकी अपनी चॉइस होगी कंडीशन के हिसाब से कि इन्हें सामने क्या चीज़ मौजूद है कि वो लूज करने के लिए इनके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या गेन करने के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये उस हिसाब से कंडीशन फेवरेबल होंगी तो गेन करेंगे, फेवरेबल नहीं होंगी तो लूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाएगी। जो गेन कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरे मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो गेन कर रहा होगा ना। जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कोई ना कोई गेन करने वाला भी लाजमी होगा। तो इनके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अटेंड करेंगे। हम आपसे कह देते हैं कि जी 4 तक, थर्ड ए ग्रुप तक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ए ग्रुप तक के जो हमारे पास ग्रुप्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा। फोर्थ में हमारे पास चॉइस आ जाती है कि या तो वो गेन करे या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, या तो गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। अब नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास दूसरे ग्रुप्स की। अब दूसरे ग्रुप कौन से हैं हमारे पास, हमने कहा जी कौन सा ग्रुप आ जाता है नेक्स्ट, फिफ्थ ए ग्रुप। अब फिफ्थ ए ग्रुप है हमारे पास, देन सिक्स्थ ए ग्रुप, नेक्स्ट सेवेंथ ए ग्रुप, उसके बाद है एट ए ग्रुप, सही। अब फिफ्थ ए ग्रुप की बात करूं, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर बात है इसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, हम सब जानते हैं कि जब ये फिफ्थ है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। सिक्स है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। सेवेंथ है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन। और जी 8 ए ग्रुप में हीलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हीलियम के अलावा, मैं फिर कह रहा हूँ 8 ए ग्रुप में हीलियम के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आई होप यहाँ तक हमारा मसला क्लियर हुआ होगा। देन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो
मैंने कहा, मैं कह देता हूँ आपसे कि जी फिफ्थ एक ग्रुप वाले लूज करेंगे या गेन करेंगे, हम जानते हैं क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन। यहाँ क्या होगी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होगी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी क्या होगी हमारे पास, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मैंने क्या कहा, यहाँ तक हमारे पास क्या हो गई बात क्लियर। आई होप कि स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम थोड़ा सा तो दोबारा से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा आपसे कि नेक्स्ट जो मैंने लास्ट जो बात छोड़ी थी आपसे, जो लास्ट बात हम कर रहे थे वो ये थी कि फर्स्ट ए ग्रुप में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ए ग्रुप के वैलेंस शेल में 2, थर्ड ए ग्रुप के वैलेंस शेल में 3, फोर्थ ए ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ ए ग्रुप के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ ए ग्रुप के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सेवंथ ए ग्रुप के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एट ए ग्रुप के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम बात करी थी। अब मैंने कह दिया, लास्ट मुझसे जो मिस्टेक हो गई थी अभी लास्ट टाइम में, वो मेरे ये मिस्टेक हो गई कि 8 ए ग्रुप में मैंने कहा था वो गेन करेगा, बट होता रियल में कुछ यूँ है कि ना ही 8 ए ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ना गेन करेंगे ना लूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ क्या हो रहा था, फोर्थ ए में गेन और लूज की इसके पास चॉइस थी, बट 8 ए ग्रुप में इसके पास ना ये गेन कर सकता है ना ये लूज कर सकता है। अब बात है कि गेन और लूज तो हो रहा है, बट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अब ये बात हम करें आपसे। तो मैंने कहा जी फर्स्ट ए ग्रुप है और फर्स्ट ए ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उस पर भी हम जरा बात कर लेते हैं कि जी फर्स्ट ए ग्रुप के कितने लूज होंगे, सेकंड के कितने, थर्ड के कितने, फोर्थ के कितने, फिफ्थ के, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8 तो इनर ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो हम आपसे कह देते हैं कि जी नेक्स्ट जो मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो चल क्या रहा है यहाँ पे, मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। कर क्या रहा है, लूज कर रहा है। कितने लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लूज कितने करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये कितने लूज करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये कितने लूज करेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये कितने लूज करेगा, ये या तो चारों के चारों लूज कर दे या चारों के चारों गेन कर सकता है। इसके पास मैंने बताई थी आपके पास की चॉइस है, या तो ये लूज कर ले 4 के 4 या तो ये गेन कर ले 4 के 4। अब यहाँ पे गेन हो रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके वैलेंस शेल में। एक लूज करने से मुराद है ये एक लूज करने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएगा। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएगा। अब मैं एक एक की आप सबकी एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो ये क्या बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो ये क्या बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज है गेन करे तो ये क्या बन सकता है। फिफ्थ एक ग्रुप के अंदर जब 5 इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद हैं तो ये 5 में अब ये लूज नहीं करेगा, अभी क्या कर रहा है, ये गेन करेगा। अब कितने गेन करेगा, तो जी ये कितने गेन करेगा, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कुछ भी नहीं होगा, ये नल सेट करना, सॉरी बट क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ना ये गेन कर रहा है ना ये लूज कर रहा है। तो ये गेन और लूजिंग की बात सिर्फ यहीं तक की थी। अब मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट के आगे क्या हो रहा है कि गेनिंग और लूजिंग की जो बात थी वो बात क्यों चली कि हम अब ज़रा जो मेन जो हमारे बात है ना, अब हम यहाँ पे आने लगे। ये तो ये सारी फ्रीक्वेंसी की बेसिक की क्या हो रहा है, कितने लूज होंगे कितने गेन होंगे, सही है।
और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाए जाते हैं। ये सब बातें हो गई सारी बेसिक्स, अभी बच्चों वाली बातें थी। अब चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। अब एक और डेफिनेशन है हमारे पास, मैं आपसे कह देता हूँ कि जी एक लफ्ज आपने सुना होगा आइन। आइन क्या चीज है? उर्दू में पढ़ते ना आइन रईन, सही, ये उसी के जैसे प्रोनाउंस होता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये लफ्ज है क्या असल में। मैंने कहा कि जी हम आपसे कह देते हैं कि आइन क्या चीज होती है? दोज स्पीशीज which are formed after gaining and losing of electrons। आइन मैंने क्या नाम दिया? पहले तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, सही, काफी सारी ऐसी टर्म्स हैं जिन पे हम बात कर चुके हैं। दो स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड, अब कुछ स्पीशीज होंगी जो कि बनेंगी, कब बनेंगी? या तो गेनिंग हो रही हो इलेक्ट्रॉन की, या तो फिर लूजिंग हो रही हो इलेक्ट्रॉन की, या तो गेनिंग या लूजिंग किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो क्या बन जाएगी हमारे पास? हमारे पास बन जाएगी आइन बन जाएगी। क्लियर? अब यहाँ तक तो हमारी बातें क्लियर हो। अब मैंने कहा आयन को अगर मैं देखूं तो आयन हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? सही जी, वैलेंसी की वजह से जो गेनिंग और लूजिंग हो रही है उसमें अब जो नेक्स्ट बात आती है वो है हमारे पास आयन की। असल में तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी थी, बट मैंने सोचा कि अब एक स्टार्ट करा है तो इसको एक साथ ही एंड कर दें, ताकि मुझे नेक्स्ट इसके लिए कुछ मतलब ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, मुझे फिर अलग से और ज़्यादा मटेरियल जमा करना पड़ता और काफ़ी टाइम कुछ रह जाएगा, उसके लिए नेक्स्ट बना देंगे। बट फिलहाल अभी इसको इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक मोमेंटम चल रहा है वो ना टूटे। सही है, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट देखें इतना भी कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी सारे आते हैं, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता शुरू से। अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगी, तो मैंने शुरू की जो वीडियोस थी उनसे ये बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप आखिरी के चैप्टर्स को देख रहे हैं जाके, कोई आपको वो ही नहीं मिलेगा फ़ायदा। अब आइंस की मैं बात कर रहा था कि कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं जी? 2 टाइप्स में। अब 2 टाइप्स हैं तो एक आयन होगी आपकी पॉजिटिव आयन, सेकंड आयन हो गई आपकी नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन का भी कुछ नाम है हमारे पास। पॉजिटिव आयन को मैं नाम दे देता हूं जी कैट आयन। क्या नाम दिया मैंने? कैट आयन। नेगेटिव आयन का नाम दे दिया मैंने एन आयन। क्या नाम दे दिया मैंने? पॉजिटिव का नाम दिया कैट आयन और नेगेटिव आयन का नाम दे दिया मैंने एन आयन। कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन। नेक्स्ट मैं आपसे कह देता हूँ, एक दफा दोबारा देख लें, वो स्पीशीज जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने उसको नाम क्या दे रहे हैं हम? आयन। अब आयन कितनी किस्म की है मेरे पास? 2, एक कैट आयन पॉजिटिव आयन, एन आयन नेगेटिव आयन। यही चीज अगर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ, बट हमारी पहले बेसिक्स खत्म हो जाए, बेसिक्स के बाद हम चलेंगे एडवांस की तरफ। अब कैटाइन और एनाइन की बात हो गई। कैटाइन कब बनेगी? जब क्या हो रही हो हमारे पास बात हो लूजिंग की। जब लूज करेंगे, क्या लूज करना होगा हमें? इलेक्ट्रॉन। और एनाइन कब बनेगी? जब हमें क्या गेन करना हो? हम गेन करें गेनिंग ऑफ, क्या हो रही हो हमारे पास? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है
इसलिए एनायन बन गया। यहाँ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसलिए क्या बन रही है हमारे पास, कैटायन। एक बात हम ऐसी मतलब जनरल मिसाल देते हैं, लेट सपोज एक शख्स है, एक शख्स है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा ज़कात खैरात करता है। ज़कात खैरात करने वाला एक नेक आदमी होगा, सही बात है। अब ये लूज कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी बांट रहा है अपने मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स को, क्या कर रहा है, ये बांट रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने बांट रहा है, तो हमने आपसे कह दिया कि चीज़ों को बांटने वाला जाहिर बात है पॉजिटिव आदमी होगा। अब ये ले रहा है चीज़ों को मुसलसल, ये सुस्त आदमी है, कामचोर आदमी है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, नेगेटिव है। ये दे रहा है पॉजिटिव, ये मुसलसल कामचोरी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मुसलसल लिए जा रहा है, तो ये क्या नाम दे दिया हमने इसको, नेगेटिव। नेक्स्ट मैं आपसे कह दूं, यहाँ लूजिंग हो रही है, यहाँ गेनिंग हो रही है। लूजिंग की वजह से नाम पड़ गया कैट आइन, नहीं वो गेनिंग की वजह से नाम पड़ गया इसका एनाइन। अब लूजिंग और गेनिंग की जहाँ तक बात है, जो इसका रीजन है वो क्या है हमारे पास। अब हम रीजन देखें कि जी रीजन ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या रीजन है, मेरे पास रीजन है कि टू acquire inert gas configuration, inert gas configuration, inert gas configuration। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, पहले भी मैंने यही बात कही कि जब लूजिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, क्यों होती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसको क्या हासिल करनी है, अपनी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या चीज़ हासिल करनी है जी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ये ऑक्टेट क्या चीज़ है, एक और टर्म हमें यहाँ पे मिल गई कि जी ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या चीज़ है, ऑक्टेट से जो मुराद है, ऑक्टेट का मतलब बताता है जी देयर must be 8 electron in valence shell except helium। एक्सेप्ट हीलियम। ऑक्टेट रूल क्या कह देता है हमारे पास, ऑक्टेट रूल कहता है कि हमारे पास हर एटम के वैलेंस शेल लास्ट शेल को कह देते हैं, हर एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और किसके अलावा, खाली हीलियम के अलावा, क्योंकि हीलियम के अंदर हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, खाली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, हम जानते हैं। अब जरा आगे चलें तो ऑक्टेट रूल भी हमारे को बात पता चल गई, रीजन ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता चल गया। हमने आयन पे बात कर ली, हमने वैलेंसी पे बात कर ली, वैलेंसी के एस्पेक्ट्स पे बात कर ली। जो कुछ हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं ज़रा उसकी तरफ हम आते हैं, तो हम क्या कह देते हैं आपसे, आपको ज़रा छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो मैं वर्बली आपसे कह देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो पहली बात है वो है मेरे पास कि एटम के पास 3 चॉइसें होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एटम के पास हमारे पास कितनी चॉइसें नहीं, 3 चॉइसें। या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, शेयरिंग यहाँ पे नहीं बात कर रहा, शेयरिंग बात करूंगा जब बॉन्डिंग की बात करूंगा। जब बॉन्डिंग की बात आएगी तो क्या चीज़ की बात करूंगा मैं आपसे, शेयरिंग की। शेयरिंग की बात कब करूंगा, जब मैं आपसे क्या कहूँ कि मेरे पास क्या बन रहा है, एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल किस चीज़ की बात चल रही है हमारे पास, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 चॉइसें थी, शेयरिंग, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। यहाँ कितने की बात कर रहे हैं, खाली 2 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन
कि आपने शुरू में हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है हमारे पास, देखें ये आपका इलेक्ट्रॉन, सही, ये आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे आपने पढ़ा है और बोलेंगे सर आप खुद ही आपने लास्ट टाइम बताया था कि जी सर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो तो नेगेटिव चार्ज आपने लास्ट टाइम बोला था। आप कहेंगे कि सर जी लास्ट टाइम जो आपने प्रोटॉन का चार्ज बताया था आप कह रहे थे कि जी पॉजिटिव चार्ज होता है जी प्रोटॉन, ये बात है। नेगेटिव चार्ज कौन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, प्रोटॉन। आप ये बात जानते हैं कि light repels light, सही, ये बात हम जानते हैं कि जी लाइक रिपेल्स लाइक। जो एक जैसे चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि जाहिर बात है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे, दोनों के चार्जेस सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल। तो आप बोलेंगे सर रिपेल कर रहे हैं तो अट्रैक्ट कैसे, ये वो गेनिंग कैसे हो रही है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब ही नहीं आ सकता तो गेनिंग का तो सवाल ही नहीं बनता यहाँ पे। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब ही नहीं आ रहा तो गेनिंग तो बहुत दूर की बात है सर। गेनिंग क्यों हो रही है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है मुसलसल, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो उसके चार्जेस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब क्लॉकवाइज मोशन हो या एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो, इस वजह से इनके चार्जेस क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है किसी भी एटम के अंदर, एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन खींच के दूसरे एटम की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आगे करेंगे कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी ताकत को बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को छीन ले अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को छीन ले, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बात की बात है, बात क्या आ गई कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहिए बट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके चार्जेस आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ बैठ के एक पेयर बनाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एक एटम का। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन नहीं करता, वो किस वजह से अट्रैक्शन क्रिएट होती है, वो प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्शन क्रिएट होती है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उस शेल में आके जो वैलेंस शेल है उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करता है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक हमारी बात क्लियर हुई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एक और पॉइंट है। हमने आपसे कहा कि जी एक एग्जाम्पल से हम बात समझने की कोशिश करते हैं। ये सब मैं इरेज कर देता हूं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक एटम तस्वीर कर रहा है, एक एटम तस्वीर करते हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, सही है जी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया इसका पहला शेल, ये हो गया इसका दूसरा शेल, सही जी।
ये हो गया इसका तीसरा शेल। थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन गए पर बात समझने के लिए काफ़ी है। मैंने क्या कहा आपसे, ये हो गया पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैं बता चुका हूँ, आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2n² से। ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है असल में मेरे पास ये सोडियम का एटम, ये सोडियम का एटम है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 4 6 और ये 2 8। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट मैंने कहा मेरे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया 1। ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है मुझे पता चल गया। पहले शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन से शेल से कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है पीरियोडिक टेबल के, ये फर्स्ट एक ग्रुप से ताल्लुक रखता है पीरियोडिक टेबल के। क्लियर हो गई बात। अगर आखिरी शेल में 2 हो तो सेकंड ग्रुप, 3 हो तो थर्ड ग्रुप, 4 हो तो फोर्थ ग्रुप, अगर फिफ्थ हो तो कितने होगा हमारे पास फिफ्थ ग्रुप से ताल्लुक रखेगा। सिंपल सी बात है, इतना कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। नेक्स्ट मैं आपसे कहूँ, अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक ग्रुप का है तो जाहिर बात है वहाँ लूजिंग हो रही थी या गेनिंग हो रही थी, वहाँ पे लूजिंग हो रही थी। फर्स्ट एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था। कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था हमारे पास जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज होकर कहाँ जा रहा है हमारे पास बाहर की तरफ, और ये बाहर जाके जाहिर बात है जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या, ये जो शेल है ये क्या हो जाएगा हमारे पास खत्म हो जाएगा। सही, छोटा हो गया ये शेल का साइज। एक बात याद रखिएगा कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो साइज होगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो साइज होगा किसका साइज होगा हमारे पास कैटआयन का साइज। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इसको सही से अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं द साइज ऑफ कैटआयन। इसको केशन नहीं पढ़िएगा, ये केशन पढ़ देते हैं अक्सर बच्चे, इसको कैटआयन पढ़िए। क्या नाम देंगे इसको, कैटआयन। द साइज ऑफ कैटआयन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ parent atom than that of parent atom। कैटायन का साइज स्मॉलर होगा, कैटायन का साइज क्या होगा हमारे पास स्मॉलर होगा किससे, पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम मैंने आपको खुद दिखाया साइज में बड़ा था, सही है। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला गया तो वहां पे क्या हुआ, साइज क्या हो गया हमारे पास स्मॉल हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर आपसे एनाइन की, मैं किसकी बात करने लगा हूं अब आपसे एनाइन की बात करने लगा हूं। तो अब हम देखते हैं कि एनाइन में क्या होगा। ये तो जी आपकी एग्जांपल हो गई कैटआयन की। अब कैटआयन के बाद मैं बोलूं आपसे जी एनाइन बनाओ, तो एनाइन में क्या हो जाएगा आपके पास, या आपने बना दिया सर जी एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सही है, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होंगे। मैंने कहा जी इसके अंदर आपके पास ये आपका पहला शेल हो गया सर जी, ये आपके पास दूसरा शेल हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा शेल, सही है। अभी 3 शेल हो गए। फिर हम जानते हैं जी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10। उसके बाद 6 और 1 7, कौन सा हो गया 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। सेवेंथ ग्रुप से ताल्लुक रखता है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कौन से शेल्स को, कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है पीरियोडिक टेबल के, इसका ताल्लुक है हमारे पास 7th A ग्रुप से। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितने ग्रुप, कौन से ग्रुप से ताल्लुक हो गया इसका, इसका ताल्लुक हो गया 7th A ग्रुप से। क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। मैंने कहा 7th ग्रुप से ताल्लुक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे घूम रहा था, इसने बोला भाई ऐसे कैसे घूम रहे हो, इधर आओ इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन अंकल हमारे ट्रांसफर होते 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 कहाँ आ गए, ये वाले भाई साहब के पास। अब ये भाई साहब के पास जब ये इलेक्ट्रॉन गए तो ये यहाँ आके पेयर बन गया। अब जब जाहिरी बात है, मैंने क्या कहा था आपसे कि जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो थोड़ा सा साइज इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
साइज बड़ा हो जाएगा तो हमें इससे एक और बात पता चली कि जी द साइज ऑफ anion is greater than that of the parent atom. The parent एटम। हम जानते हैं कि जी एनाइन का साइज उसके पेरेंट एटम के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है, ऑलमोस्ट 1 आवर की तो ये हो ही चुकी है, तो अब इसका लास्ट करते हैं। आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए आराम से, कोई मसले की बात नहीं है। सही, अब मैंने सोचा कि ज़रा ये कुछ ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोज़ हो गई तो इसके शॉर्ट्स बनाते हैं और इसको टिकटॉक वगैरह दूसरी चीज़ों पे भी हम अपलोड करेंगे, ताकि बात ये है कि जो मेन बातें हैं वो अगर हमारे पास पीसेस में मिल जाए तो थोड़ी थोड़ी बात करके हमारे पास अगर ये बढ़े, इतनी लंबी वीडियो तो कौन देखेगा। जाहिर बात है हमें क्या करना है, इनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएं और पार्ट्स बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर हम शेयर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि मेन बात जो है हमारी वो थोड़े टाइम में पता चल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आप इसके छोटे क्लिप्स बनाइए और क्लिप्स बनाने के बाद इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर दीजिए। ये किसका एटम था हमारे पास? क्लोरीन। सही है जी। अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल देन। अल्लाह हाफिज़।